आप लोग कैसे हैं? आज मेरे जीवन का पहला इंटरव्यू है और आप लोग जिसके साथ इंटरव्यू करूंगा आप लोग जानते हैं उनको, और जो हमें फेस टू फेस जानते हैं, हमारे गांव के, हमारे समाज के हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं अमित कुमार दुबे, लोग मुझे रवि के नाम से भी जानते हैं। आप बताइए कि इलेक्शन फाइनली लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? फिर से मैं बोलूँगा कि समय आने दो, डिसाइड कर लिया जाएगा कि लड़ेंगे। मैंने बताया आपको ना कि 750-60 लोग थे, लेकिन बच्चे कौन? 2-4 लोग। समाज सेवा करनी है अपने लोगों की, वैसे भी किया जाएगा और किया जा रहा है। तो ये इतनी कम उम्र में बहुत कुछ अचीव किए हैं। हमारी ग्राम सभा के लोग अगर देखेंगे, सुनेंगे, तो कुछ लोग को अच्छा लगेगा, कुछ लोग को बुरा लगेगा। इससे फर्क भी नहीं पड़ता है, स्पष्ट करना चाहता हूँ। बुरा नहीं लगना चाहिए। देखिए, अगर आप कहेंगे तो मैं भी आपका इंटरव्यू लूंगा। जो आप बोलेंगे, मैं अपने सोशल मीडिया पर काम कर रहा हूँ, तो हम भी आएंगे आपके यहाँ। आपको कोई मुझे फोन करिएगा, मैं आऊँ। और कहेंगे तो देना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा की जनता। नहीं, हमारी ग्राम सभा की जनता बिल्कुल जागरूक है और उन्नति पर अग्रसर है। आप रिजल्ट देख भी रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर ग्राम सभा का नाम रोशन होगा, आपकी ग्राम सभा का नाम होगा, आप ग्राम सभा के निवासी हैं, तो आपका भी नाम होगा। तो हर एक ग्रामवासी का फर्ज है कि सही तरीके से सही दिशा में काम करे। कहने के लिए जितने प्रधान हुए वो तो जस्टिफाई करेंगे ना कि यार हमारे टर्न में हमने 5 साल काम किया, कितना बजट आया, क्योंकि समझाने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं। 28, 29, 30 साल 31 साल। आप 15 साल में समझदार हो गए, है ना? आपके समय मेरे हिसाब से 3 पंचवर्षीय आपके सामने हुई। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि जो 3 पंचवर्षीय बीती है ना, 3 से 4 पंचवर्षीय बीती, देखिए काम अब किसी ने नहीं किया, ठीक है। उसके पहले की अगर अपनी ग्राम सभा की तुलना किसी और ग्राम, जैसा हमने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आपको देखना है तो आप दूसरों से भी तुलना करिए, राइट? देखिए, वोट लेने के लिए प्रधान क्या कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, आपके घर तक संपर्क मार्ग बना दूंगा, है ना? होता है कि भैया हमारे घर से नाली नहीं जा रही है, हमारा पानी किस मार्ग से निकलेगा, नाली नहीं है, रास्ता नहीं है, तो प्रधान क्या बोलेगा? भैया फलाने समानों बांटे, उनसे बात कर ले, हमका बनाओ करो, आपत्ति ना बहुत है। आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप सारी पार्टियों को इकट्ठा करके उनको ये दिला करके कि भैया रोड बन जाएगा तो आपके लिए भी आसानी होगी, आप भी इससे आए जाएंगे। ऐसे माध्यम से बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और मुलाकात करवाते हैं हमारे रवि दुबे से। ग्राम सभा बालीपुर दुहिया, जिला अमेठी के रहने वाले हैं, तो आइए मुलाकात करवाते हैं। आप इनके बारे में जान लिए, और आपको बता दूं, हमारे पास कोई संसाधन नहीं। ऐसे हम बेड पे बैठे हैं और शहर में जा रहे हैं, जितनी व्यवस्था कर लूँ उतनी कम है, गाँव जैसी व्यवस्था नहीं होती। तो जो भी है, थोड़ा लाइट का प्रभाव कम है, हमारा वीडियो आपके पास थोड़ा कम अच्छा पहुँचेगा, लेकिन धीरे धीरे निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं कि अच्छा कंटेंट पहुँचे आपके पास और अच्छी चीज़ें पहुँचे। तो जानते हैं इनके बारे में, और आप लोग भी वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी थोड़ी सी सीख मिले तो हमें लाइक करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए और हमें लास्ट में सब्सक्राइब करिए। आपने शुरुआती दौर में पढ़ाई कहाँ से की थी? प्रारंभिक शिक्षा टीकर मापी नर्सरी से हुई, जो शिशु और मुझे लगता है कि केजी की। उसके बाद वहाँ से प्राइमरी पाठशाला सवंगी। अच्छा। मेरा एडमिशन वहाँ पर जो है कक्षा 3 में हुआ सीधा, 1-2 की पढ़ाई हमने किया नहीं। और ट्यूशन के तौर पर श्री कपिल कांत मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हमारे गुरु जी रहे और काफी बच्चों को उन्होंने पढ़ाया। फिर जूनियर की पढ़ाई हुई, जो कि बगल में ही स्कूल है, अगर आप मालीपुर चौराहा देखे हैं तो प्राइमरी और जूनियर पास में है। बिल्कुल हम भी वहीं रहने वाले हैं, वो भी जानते हैं और हमारे दर्शक भी सारे जानते हैं। तो कक्षा 8 तक की पढ़ाई वहाँ पर हुई। उसके बाद 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं पढ़ाई इंटर कॉलेज रामनगर अमेठी से हमने की है। तो साइकिल से आना जाना होता था। घर का काम, हाँ, घर का काम करने के बाद, घर का काम मतलब कि चौका बर्तन तो नहीं करना होता था, लेकिन ये है कि यहाँ जैसे गाय है, भैंस है ना, उनका चारा लाना, चारा कतरना है ना, उनको खिलाना पिलाना, उसके बाद स्नान करके स्कूल जाना। और तो कॉलेज कहाँ से किया आपने? कॉलेज की शुरुआत जो है हम RRS से की, रजत सिंह इंजीनियरिंग कॉलेज से हमने की। अच्छा। बीटेक की, हमने बीटेक की पढ़ाई की IT में। अच्छा, बीटेक किए हैं? हाँ, और उसमें भी मतलब कि बीटेक की पढ़ाई कैसे हुई, ये बहुत रुचिकर है। 12वीं करने के बाद मैं मुंबई चला गया है
तो मुंबई इस प्रयोजन से गया कि वहाँ पर पढ़ाई करेंगे है ना, बीकॉम वगैरह की। कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने का कोई ऐसा पहले से प्रयोजन नहीं था कि हम इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर पाएंगे, क्योंकि परिवार की स्थिति भी वैसी नहीं थी, क्योंकि इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में बहुत पैसा लगता है। यही मैं आपसे बताना चाहता हूँ, लेकिन कि आप जीवन में अगर कुछ ठानेंगे ना, तो आप दुबे ब्रदर्स की तरह आप अपने जीवन में कुछ न कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं, और सम्मानजनक, ऐसा नहीं है। तो यही मैं आपसे वीडियो के शुरू में आपसे बताया था, तो आप जानते हैं इनसे। तो 12वीं में जैसे मैं साइकिल से जाता था 20-22 किलोमीटर एक तरफ जाना, शाम को आना वहाँ से, तो 4 साल निरंतर 12वीं तक पढ़ाई किया है ना, 9वीं से 12वीं तक। उसके बाद जब इंजीनियरिंग में मतलब मुंबई से वापस आया मैं, तो यहाँ पर यार दोस्त से कहने पर कि हाँ इंजीनियरिंग करो तो इसका बहुत बड़ा स्कोप है, नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि सरकारी नौकरी मिलना बड़ा कठिन काम है ना। और पिताजी का सहयोग रहा मेहनत से मुंबई में। पिताजी की बात में आपसे, आपके जीवन में पिताजी का क्या रोल रहा? बहुत बड़ा योगदान है। क्या योगदान कि मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी हूँ, जो भी कमा पा रहा हूँ अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से है ना, एक अच्छी नौकरी में हूँ, एक अच्छी कंपनी में काम करता हूँ। अच्छा, तो आपके पिताजी का बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, हम पर्सनली जानते हैं। तो आपका, आपके संघर्ष में और आपके यहाँ तक मुकाम में, आप उनके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो वही 12वीं के बाद जब हम मुंबई से वापस आ गए, ये हुआ कि हाँ यहाँ से पढ़ाई करना है, तो किसी यार दोस्त कहने पर हम इंजीनियरिंग कॉलेज गए। किसी यार दोस्त का मुझे याद आ रहा है कि मैं RRPG में एडमिशन लेने गया था। वो टेस्ट एग्ज़ाम होता है ना, तो उसको देने गया था। तो वहाँ पर उनका इंजीनियरिंग कॉलेज से कुछ लोग आए थे वहाँ पर कि आप हमारे यहाँ एडमिशन लीजिए है ना। तो वो इसको बता रहे थे कि किस स्ट्रीम में खुला था इंजीनियरिंग। हाँ, तो मुझे लगता है कि 2008 में उसकी शुरुआत की थी, 2012 केमिस्ट्री करें वहाँ पर, जहाँ तक मुझे पता है। तो वहाँ पर मैडम से मुलाकात थी, उन्होंने बताया कि ये सारे स्ट्रीम हैं, आप IT में पढ़ाई कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जा सकते हैं, मैकेनिकल में जा सकते हैं, सिविल में जा सकते हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में बताया। अच्छा, तो वहाँ से आपने क्या बोलते हैं, बीटेक किया? बीटेक करने के बाद फिर आगे का क्या जीवन रहा? बीटेक करने के बाद हम नौकरी में कैसे है, थोड़ा मैं बीटेक के बारे में आपको बताना चाहूँगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो जैसे फीस के बारे में हुआ कि हाँ फीस कितनी लगेगी, हम कॉलेज गए, वहाँ पर इंक्वायरी करने की फीस कितनी लगेगी, तो पता चला 85,000 फीस लगेगी। हॉस्टल कितनी लगेगी, तो हॉस्टल हम देंगे। किस सन में किए थे आप बीटेक? 2012 में शायद एडमिशन हमारा हुआ था, 2012 से 16, 4 साल। सोचिए 2012 में 85,000 फीस, समझ लीजिए आज समय में 2-2.5 लाख। जी, बहुत बड़ी बात। तो पिताजी चूँकि नौकरी थी उनकी मुंबई में, वो गाड़ी चलाते थे। अच्छा, तो उनको हमने बताया, उस समय पिताजी आए थे, तो उन्होंने कहा कि कैसे होगा, जाओ पता करो। हमने कहा आप चलो, बोले कि नहीं जाओ आप पता करो। तो आके सब सारी इंक्वायरी करके हमें बताए, तो कहे कि चलो ठीक, कोशिश करते हैं, आप जाओ। तो ये था कि हाँ चलो फीस दे देंगे, आप साइकिल से जो है, अच्छा, अभी तक रामनगर जाते थे, 4 साल की पढ़ाई साइकिल से, आपको मुंशीगंज तक जाना है। अब मुंशीगंज की डिस्टेंस और बढ़ गई। जब मुंशीगंज की डिस्टेंस और बढ़ गई, तो हमने भी ठान लिया कि चलो ठीक है, 4 साल BA करेंगे, 3 साल करेंगे, बीकॉम करेंगे, 3 साल करेंगे, और हो सकता है बीटेक 4 साल की डिग्री है, थोड़ा और दूरी जाना है, दूरी तय करना है। 4 साल करने के बाद हो सकता है कहीं अच्छी जॉब लग जाए, थोड़ा कुछ परिवर्तन हो जाए। तो यही सोचकर एडमिशन लिया हमने। तो पिताजी के साथ में गए थे, बाइक ली है ना, उनके सहयोग से फाइनेंस करवाई हमने बाइक, पिताजी ने फाइनेंस करवाई। और उसमें हमारे मौसा का बहुत बड़ा योगदान रहा, जो पिताजी के मौसा हैं अभी भी हैं। उन्होंने सेंट्रल बैंक से जो है फाइनेंस करवाया, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा इसमें। तो बाइक ली हम लोग। तो बाइक से जाना मतलब आप सोचिए कि कहाँ फीस का जुगाड़ करने की सोच रहा है, और कहाँ। अब मैं बाइक से जाने लगा, उसमें भी 100 रुपये का डेली पेट्रोल। ये ऊपर वाले की कृपा है। आपने नौकरी के बारे में क्या सोचा, कहाँ पे करना है? नौकरी जब मैं 3rd ईयर में था, तो फिर ये हुआ कि ट्रेनिंग करने के पास व्यवस्था थी नहीं, लेकिन हमने पिताजी से कहा कि सब लोग जा रहे हैं, जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि 4th ईयर में प्रोजेक्ट लगता है, प्रोजेक्ट में उसको सबमिट करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कहा भाई जाइए। कुछ बच्चे हैदराबाद जा रहे थे जी, हमने कभी मतलब निराश नहीं किया, हमने जो कहा उन्होंने कैसे भी करके पूरा किया है। हैदराबाद तो अभी आपके पिताजी नौकरी कर रहे हैं या नहीं? अब हम जब से हमारी शादी के पहले से वो जब से हम लोग जॉब करना शुरू किए, तो 4 साल बीटेक करने के बाद जॉब सर्च के लिए गुड़गांव आए, नोएडा आए। यहाँ पर एक कंपनी है एचजीएल टेक्नोलॉजीज, वहाँ पे जॉब की शुरुआत हमने की। उसके बाद पिताजी जो है घर पे अपना, आप समझिए यहाँ पे एक बात मेरी समझिए आप, कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनका दायित्व सिर्फ इतना ही होता है कि माँ और पिता ने मेहनत करके अपने पूरी ज़िंदगी तपस्या करके बच्चों को सक्सेस दिया,
और वो बच्चे फिर सब सेटल होने के बाद ना उनको धीरे धीरे छोड़ने लगते हैं। मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ ही बच्चे ऐसे हैं। और इनकी बात समझिए कि जब इन्होंने नौकरी स्टार्ट किया तो अभी इनके पिताजी यंग हैं, मैं पर्सनली जानता हूँ, और काम भी कर सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन इन्होंने अपने पिता को घर पे बिठा दिया और उन्होंने उनसे कहा कि आप अच्छे से आराम करिए और हम योग्य हो गए, हम आपको कमा के खिलाएंगे। ये बहुत अच्छी मानसिकता होती है। तो नौकरी की शुरुआत हुई, फिर शादी तय हो गई। शादी हो गई, अगर शॉर्ट में बताऊं। कितने उम्र में शादी हुई आपकी? 25-26 साल, आज लगभग 5 साल हो रहे हैं शादी। बच्चे 2 बच्चे भी हैं, पार्थ नंदन आप जानते हैं। अच्छा, उसमें भी बहुत बड़ा संघर्ष तो जानते हैं, लेकिन हमारे कुछ दर्शक हैं उनको नहीं जानते। हाँ, 2 बच्चे हैं, पार्थ सारी बातें पूछ। पार्थ बड़े हैं जो कि कोरोना में उनका जन्म हुआ है ना, और नंदन भी वो कहानी बहुत अलग है कि किस संघर्ष से हम लोग निकले हैं। सारी बातें यहाँ बता पाना बड़ा मुश्किल है। ये मैं बहुत शॉर्ट वीडियो शूट कर रहा हूँ, किसी दिन समय निकालेंगे। अभी हमारे पास भी समय का अभाव है, उनके पास भी, मुझे भी जाना है, तो किसी दिन बहुत विस्तार से वीडियो शूट करेंगे और सारी बातें जानेंगे। लेकिन अभी मेन मुद्दे पर बात करते हैं, तब तक इनके बारे में आप जान लेंगे और आगे भी इनकी बातें आप तक पहुँचाएंगे। तो अच्छा, मुझे ही देखकर फिर अनु भी इंजीनियरिंग किया है ना। इनके छोटे भाई मैं बता दूँ, तो मैकेनिकल में इंजीनियरिंग किया। फिर सोनम ने भी, जो हमारी छोटी बहन है, उसने MBA किया। तो मतलब कि जैसे जैसे मतलब घर की इनकम बढ़ती गई, धीरे धीरे लोग जो है पढ़ाई करते गए। कैसे भी हुआ, लोगों ने मतलब कि अब अनूप ने बीटेक किया मैकेनिकल में, मैंने बीटेक किया IT में, सोनम ने MBA किया। बहुत बड़ी तो 2 भाई 1 बहन, तो तीनों शिक्षित हैं। पिताजी काफी संघर्ष रहा इसके पीछे, और उसी संघर्ष, जिस संघर्ष से उन्होंने हमें पढ़ाया, आज अगर उनके जुबान से कोई बात निकलती है कि हाँ ऐसा करना है, ये चाहिए, तो हम लोग निरंतर उसके बारे में सोचते रहते हैं। और मुझे लगता है कि ये हर किसी हर पुत्र को अपने पिता की बात हमेशा माननी चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए उन्होंने आपके लिए पूरा जीवन त्यागा है। तो आपने सब कॉलेज किया, इंजीनियरिंग की, सब कुछ किया, वहाँ से नौकरी आप अभी गुड़गांव में कर रहे हैं। इसके बाद बीच में आपने आपके जीवन में क्या उतार चढ़ाव, उसके बारे में थोड़ा सा। राजनीतिक जीवन की आप बात करेंगे तो ऐसा हुआ कि कोरोना का समय था, है ना, जब चुनाव आया था। बिल्कुल, प्रधानी का चुनाव, और अच्छा, ग्राम पंचायत का। जी जी। कोरोना के टाइम पे चुनाव आ गया, तो वहाँ से भूमिका कैसे बनी कि हमें चुनाव लड़ना है इतनी कम उम्र में? हम लोग बैठे थे, चुनाव जब आ गया तो ये हुआ कि यार, मतलब कि जो कोई भी चुनाव हो, चाहे ग्राम पंचायत का हो, या चाहे विधायक का हो, चाहे MP MLA जो भी है, सांसद का हो, कहने का मतलब कि जो नेता होते हैं उनसे विकास है। बिल्कुल ना, आप खुद कमा के अपना विकास करेंगे, हो सकता है बहुत बड़ी कमाई आपकी हो गई तो थोड़ा बहुत और भला कर देंगे, लेकिन जो नेता होता है, जैसे ग्राम प्रधान होता है, तो ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी ये होती है कि जो गांव की जो व्यवस्था है उसको मेंटेन करे, है ना, जो बेसिक व्यवस्था है। आपने किस मुद्दे पर इलेक्शन लड़ा था पहली बार? बस वही देख कर कि मतलब कि हमारा गांव है, इसको अच्छा बनाना है, जैसे आदर्श गांव बनाना है इसको। जो चीजें मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं गांव की, रोड, नाली, खड़ंजा, बिजली, है ना, और भी लोगों की मदद करना, तो यही सोचकर हमने प्लान किया। इतना भी काम नहीं हुआ, नाली खड़ंजा आपके गाँव नहीं हुआ? हाँ, नहीं था, इसीलिए हमने सोचा, क्योंकि कुछ गाँव में अवगत था जहाँ पर मतलब अच्छी व्यवस्था थी, कुछ आदर्श गाँव थे, तो हमने सोचा कि हमारा गांव क्यों नहीं हो सकता है। अच्छा, हमारे जान कि इलेक्शन के टाइम पे आपने निस्वार्थ लोगों का काम किया, और मेरे सुनने में, मेरे जानने में ऐसा आया कि आपने स्ट्रीट लाइट तो नहीं लगवाई, लेकिन उस समय गांव एकदम प्रकाशित हो गया। तैयारी करना शुरू किए, 50-60 लोग हमारे साथ थे। अच्छा, यहाँ हम सब साथ रहेंगे। अब जैसे से चुनाव, अच्छा, हमने कह दिया था वहाँ पर कि ठीक है, मैं चुनाव लड़ने चल रहा हूँ। अच्छा, लेकिन अगर लास्ट में मैं अकेला बचा तो भी मैं पर्चा दाखिल करने जरूर। तो लास्ट में क्या हुआ आपके साथ? अब लास्ट में मतलब चुनाव की तैयारी हुई, रिजल्ट अच्छा रहा, लोग करते चले गए, है ना। रिजल्ट के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हम ये जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी के व्यक्ति आपके साथ थे और कहाँ से शुरुआत किया आपने इलेक्शन का, और कहाँ से आपके साथ लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया, लास्ट में आप अकेले बचे? अब उसमें देखिए, ग्राम पंचायत जो चुनाव होता है बहुत दबाव वाला होता है, ठीक है। उसमें जो आपके साथ लोग शुरू में जुड़ते हैं उनको एहसास नहीं होता है, लेकिन बाद में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता है, जैसे कहीं किसी के घर से बैठ के चुनाव की शुरुआत हुई, सब लोग बैठे थे, किसी ने कसम खाई कि स्वामी जी कसम खाता हूँ। अच्छा, कोई अग्नि जल रही है, ठंडी का मौसम भी था थोड़ा बहुत। अच्छा, इसकी कसम पढ़ लेता हूँ कि मैं आपके साथ रहूँगा, आगे बढ़िए, चलिए। हालांकि ऐसा नहीं कि उनके कहने पर इलेक्शन, ये मेरा भाव था कि ये मेरा मन था कि मैं इलेक्शन हूँ यहाँ पर कोरोना में, तो मैं लड़ूंगा।
जो भी हो सकेगा करूँगा। लास्ट में कितने लोग बचे? शुरू में कितने लोग थे और जब इलेक्शन ये हुआ कि आपने जाके वहाँ पर पर्चा दाखिला कर दिया, उसके बाद कितने लोग बचे? हाँ, देवमणि मिश्रा एक और आप समझिए सहयोगी काफी थे, लेकिन सामने जो आ रहा था उसमें से देवमणि मिश्रा। आप समझिए कि जब इनको चुनाव के लिए समझिए कि उत्साहित कर रहे थे कि आप लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ जीवन में कभी भी आप कोई भी काम करिए अपने विवेक से काम करिए। हाँ, ये है, मैंने आपसे बहुत बार बता चुका हूँ कि आपका साथ वही देगा जो आपके दिल के करीब होगा, और अंततः आप वही आपके साथ बचेगा जो आपको हमेशा चाहेगा कि आप आगे बढ़िए, वही आपके साथ हमेशा रहेगा। तो आप इस बात से एक सीख ले सकते हैं कि जो भी काम करना है अपने खुद के फैसले से करना है, खुद के विवेक से करना है। आप समझिए कि 60 लोग अगर प्रधानी के चुनाव में अगर 60 लोग साथ में रहे तो इलेक्शन एक तरफा हो सकता है, समझिए मेरी बात। लेकिन लास्ट में सिर्फ 3 व्यक्ति। तो आगे की बात जानते हैं आप, बताइए। हाँ, देवमणि मिश्रा का काफी सहयोग रहा, वो रात दिन लगे रहे। जहाँ हम लोग जाते साथ में जाते, अनूप के साथ टहलते हैं ना, कुछ और लोग भी थे, लेकिन वो पीछे सपोर्ट कर रहे थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने सपोर्ट किया हमारे जानने वालों से, कुछ लोगों ने खुल के भी सपोर्ट किया बाद में। वो प्रचार नहीं कर पाए लेकिन खुल के वोट दिया, ऐसा नहीं है। तो क्योंकि शुरू में आकलन लग रहा था कि हाँ रवि क्या कर लेंगे, रवि को 20-25 वोट मिलेगा। अच्छा, तो आप परिणाम क्या रहा? परिणाम बहुत सकारात्मक रहा भैया। अच्छा, हाँ, तीसरी पोजीशन रही। और मुझे लगता है कि जो लोग ये सोचकर कट गए थे कि 20-25 वोट मिलेगा, हो सकता है कि वो हमारी मदद करना चाहते थे, हमारी बातों को, भावनाओं को समझ रहे थे, लेकिन इस डर से वो कट गए कि हो सकता है कि इनको वोट दें और मेयर तक ना हो जाए, इसलिए कट गए। कहाँ रहेगी आपके बारे में? आपके मतलब कि देखो, आसान नहीं होता है ग्राम पंचायत के इलेक्शन, और एक हफ्ते में मैदान से बाहर रहा ट्रीटमेंट की वजह से। कुछ लोग मतलब घर पे आना भी शुरू किए कि हाँ मतलब क्या हुआ भैया, प्रचार में नहीं दिख रहे हो, है ना। तो हमने उनको बताया कि ऐसी दिक्कत हो गई है, तो थोड़ा आजकल अस्पताल आना जाना लगा हुआ है। तो मतलब कुछ लोगों के बीच में लगा कि मतलब कि मैदान से मैं बाहर हो गया हूँ, लेकिन ये रहा कि ट्रीटमेंट एक हफ्ते के बाद फिर से वापस आया, प्रचार में लगा। और मतलब कि दोनों चीज़ मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसा परिणाम रहा, लोग साथ में बने रहे। जो हमारा एजेंडा था, पहली बार मुझे लगता है कि बालीपुर का चुनाव ऐसा हुआ कि एजेंडे के ऊपर हुआ था कि हाँ मतलब कि क्या होना चाहिए, मैं क्या करने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है, चुनाव के दौरान जिसने जो कहा, मैंने सुना था आपका मैनिफेस्टो भी बना था। हाँ, मैनिफेस्टो में क्या क्या था जानना चाहता हूँ। मतलब बहुत सारी चीजें थी, अब याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें यह था कि लाइब्रेरी वगैरह थी कि हाँ चलो ठीक है, नहीं होगा तो अपने पैसे से कर दूंगा, है ना। अच्छा, एक चीज मैंने उसमें पढ़ा था, मैं पर्सनली जानता हूँ, गाँव में अगर एम्बुलेंस, हाँ यही मैं भी, एम्बुलेंस मतलब कि ये थी कि हाँ चलो ठीक है, एक 4 व्हीलर की व्यवस्था कर दी जाएगी, और कर देता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। ये बहुत छोटी सी बात है कि पंचायत भवन में एक गाड़ी खड़ी रहेगी, जो जाएगा डीजल डालेगा, और नहीं भी डालेगा जिसकी जैसी स्थिति होगी चाबी लगा के अपने पेशेंट को अस्पताल। बहुत बड़ी बात थी, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है कि जो मेरा मुद्दा था उससे काफ़ी लोग प्रभावित थे, और अभी भी हैं। अभी भी फ़ोन लोगों का आता है जब चुनाव की बात होती है कि भैया इस बार का प्लान क्या है। पिछली बार तो गलतियाँ हो गई, कुछ लोग हो सकता है टूट भी गए हों। जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग जो आपको पसंद नहीं करते हैं वो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छे लोग जो है वो बरकरार रहेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हाँ रवि की मानसिकता जो है बहुत अच्छी थी। रवि ने जो किया है वो सिर्फ अपने लिए चुनाव नहीं लड़ रहा था, क्योंकि चुनाव के दौरान भी जिसने जो कहा, वो चाहे नल की बात हो, चाहे नल रिपेयर की बात हो, नए नल की बात हो, लाइट की बात हो, सुनने में आएगी, आप साफ सफाई की बात हो, जो जिसने कहा। कोरोना में दवा भी छिड़काए थे, अरे तुरंत तत्काल प्रभाव। क्या ये चुनाव का लुभावना था कि हम ये सब करेंगे? लुभावना नहीं था उसमें, ये तक कोरोना चल रहा है तो साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। इसके पहले भी सफाई कर्मी गांव में होते थे, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता। अच्छा, मैं आपसे 2 ही बातें करूंगा। जैसे आपने चुनाव के समय काम किया, अगर आप पहले से चुनाव करते तो मैं कुछ और बातें पूछता, या पहले से चुनाव लड़ते तो और कुछ बातें। पहली बार चुनाव लड़े थे तो आपका ये विचार था कि ये काम हम करेंगे तभी हमारे पास वोटर आएंगे, या आपका निस्वार्थ भाव था? निस्वार्थ भाव था कि लोगों तक अगर आपकी बात पहुंचेगी। देखिए आज के जीवन में मुझे लगता है कि अगर
कोई किसान भी है फिर भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहता है। उसको ये लगता है कि चलो जो संघर्ष मैं कर रहा हूँ, अगर मैं अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दूंगा, अच्छी शिक्षा दूंगा तो आगे बढ़ जाएगा। और हर घर से अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे, जैसे 50 घर हैं आपके गांव में, तो हर घर से अगर बच्चे आगे निकलेंगे तो आपका गांव जो है खुद ही डेवलप हो जाएगा। लेकिन उनको जो परिवेश है वहाँ का, वो सही होना, शुद्ध होना, सकारात्मक होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे आप समाज के लिए अपना क्या कर सकते हैं, आप अपना कितना नुकसान कर सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। क्योंकि इसमें अगर कोई ग्राम प्रधान है किसी भी गांव का हो, वो गवर्नमेंट से जो भी योजनाएं आ रही हैं अगर उसको धरातल पर लेके आ रहा है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन उस योजनाओं के बाद भी वो समाज के लिए कितना हाजिर है और अपना नुकसान करके अपना क्या लगा रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। जैसे आपने देखा होगा वीडियो में, कुछ ग्राम पंचायत ऐसी हैं जो, बाकी आप ग्राम पंचायत देखिए, उनका बड़ा नाम हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हर ग्राम पंचायत में वैसा काम हो सकता है, लेकिन नहीं होता है। तो काम करेंगे तो पैसा मिलेगा, अपना होगा, मनरेगा के तहत लोग कमाई कर रहे हैं आजकल, है ना। एक चीज़ और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत राजनीतिक में नहीं होता, अपने जीवन में मैं भी बहुत संघर्ष किया हूँ और अपने काम से काम रखता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया है तो अपनी बातें रख रहा हूँ। तो मैं यही सिर्फ जानना चाहता हूँ कि ग्राम प्रधान की आय कितनी होती है? ग्राम प्रधान की सैलरी 6000 के आसपास होती है, मुझे लगता है। जो डेटा मुझे पता था 6000 के आसपास की तनख्वाह शायद होती है। शायद मेरे ख्याल से बढ़ गई है, हो सकता है, मैं आपको रेट नहीं हूँ, लेकिन 6000 के आसपास उनकी मासिक आय किसी को, या हो सकता है कि और हो। 6000 ही इनकी होती है जो पंचायत। अच्छा, 6000 सैलरी के लिए ग्राम प्रधान की चुनाव में कितना मारामारी क्यों? देखिए भैया, बहुत कम लोग हैं जो अपना त्याग करके समाज सेवा करेंगे। उनका स्वार्थ होता है कि हाँ चलो इसी बहाने हमारी भी इनकम जनरेट होगी। बहुत कम ग्राम प्रधान ऐसे हैं कि जो 100% गवर्नमेंट जो फंड आ रहा है वो अपनी ग्राम सभा के विकास के लिए लगा रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं। अच्छा, मैं मैं इस सब चीज़ों के बारे में नहीं जानता, क्योंकि आप चुनाव लड़े तो आप बखूबी इस पे आप रिसर्च की होंगी, इसकी जानकारी ली होंगी, तभी इलेक्शन लड़े, है ना। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि क्या जो मान लीजिए 1 लाख का काम हो रहा है, मान लीजिए 1 लाख का कोई काम, नाली का एक काम, तो क्या 1 लाख में नाली बन जाती है तो किस प्रकार से उसमें कमीशन होता है? देखिए, जैसी ग्राम सभा की जैसी जनसंख्या होती है उसी हिसाब से बजट आता है, वो तो है पता। तो अगर कोई कहता है कि हमारी ग्राम सभा छोटी है, इतना बजट नहीं आता है, ये सरासर मतलब इससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो अगर आपकी छोटी ग्राम सभा है तो आपको उस स्तर से बजट मिला है, लेकिन व्यवस्था आपको वही मेंटेन करनी है ना। उतने, जैसे मान लीजिए आपको 3 किलोमीटर की सड़क बनानी है तो आपको बड़ा अमाउंट आएगा, आपको 1 किलोमीटर की बनानी है तो उसके हिसाब से आएगा, लेकिन क्वालिटी आपको वही मेंटेन करनी है ना। मेन चीज अभी मैं समझा कि उसमें क्वालिटी में हेर फेर हो जाता है। अब उसमें वही है कि मतलब कि नंबर 1 का ईंट लगाना है तो फिर नंबर 3 लग जाता है, मसाला ऊपर से लग जाता है, यही सब है, यही से पैसा। और उसमें जो लिखा पढ़ी में काम होता है कि हाँ। मेरी बात समझिए आप, चुनाव के समय जब आप चाहिए आपको दारू, स्पष्ट बताना, आपको दारू चाहिए, आपको चाहिए पैसा, आपको चाहिए पायल, आपको चाहिए चूड़ी, बिंदी, हर व्यवस्था चाहिए। चुनाव के 1 महीने में जितना लूट पाओ लूट लो, तो ग्राम प्रधान लूटेगा ही आप निस्वार्थ। आपसे कोई कहे कि आपको ये मैं दे रहा हूँ, आप मुझे वोट दीजिए, आप उस पर मुद्दे पे बात करिए कि आपसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सुनिए, गांव के लोग सारे कह सकते हैं जागरूक हैं, लेकिन हो सकता है कि नहीं जागरूक हैं, ऐसा दिखावा करते हैं। बहुत कम लोग हैं जो सवाल पूछ सकते हैं कि हमने आपको इसलिए मत दिया था, आपने ऐसा काम नहीं किया या नहीं कर पा रहे हैं, आप आगे से कृपया करके हमसे अपेक्षा मत करिए। कोई नहीं, हमने, और आप जानते हैं हमने वाइन शॉप का टेंडर डाला था, सिर्फ इसी आधार पे डाला था कि आने वाला इलेक्शन है, इसमें सब कुछ फायदा हो जाएगा। मैं यही है, तो दारू पियोगे तो काम कहाँ से होगा? जब अपना 10 लाख 20 लाख तुम्हारे चुनाव प्रचार। लेकिन मुझे लगता है कि रिकवरी करेगा। अभी कुछ लोग कहते हैं जो हमारे जानने वाले हैं कि कुछ लोग सलाह दे रहे थे कि आप भी मतलब 10-5-20 पेटी जो है आप रख लीजिए, आप लोगों को पिला दीजिए होली का, क्योंकि होली का समय था जब चुनाव इलेक्शन चल रहा था। लेकिन हमने जो है डिसाइड किया कि नहीं, दारू जो है नहीं बांटना है। आप बताइए मेरे बात कि चुनाव लड़ने के बाद, परिणाम के बाद आपके मन में क्या ख्याल है कि हमने गलत कदम उठाया या नहीं? ऐसा नहीं है, गलत ख्याल कुछ नहीं है। जिस तरह से परिणाम रहा, मुझे लगता है कि आगे और अच्छा हो सकता है। अब लोगों को एहसास भी होगा कि हाँ चलो ठीक है, जैसा मैं, हो सकता है गांव के लोग सोच रहे हो कि हाँ आगे नहीं जा पाएगा, 20-25 वोट ही मिलेंगे, राइट। तो परिणाम के मुताबिक उनको अब लग रहा होगा कि नहीं यार, जिस
मुद्दे के साथ इलेक्शन में आया था वो कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचा। अच्छा, अगर मान लीजिए आप यहाँ से जहाँ बैठे हैं और यहाँ से 100 मीटर मुझे रोड ले जाना है, उस काम को अगर ना करवा करके, क्या ऐसा भी होता बिना काम करवाए पैसा पास हो जाए और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए? अरे भैया ये सब कुछ संभव है। अच्छा, फोटो खींचना है ना, हाँ। फोटो खींचना है, जैसे मनरेगा में बहुत सारे लोग पैसा लेते हैं, क्या सारे लोग काम करने जाते हैं, लेकिन रिकॉर्ड में तो दिखाना पड़ता है ना कि हाँ इतने लेबर ये फावड़ा लेके खड़े हैं, यहाँ जरूरत पड़ी वो सारा डॉक्यूमेंट आर्टिफैक्ट लगा दिए, सरकार को एहसास हुआ कि हाँ सही काम हुआ। आजकल तमाम तरीके हैं, कुछ भी आप व्यवस्था कर लीजिए। गांव वाले बहुत होशियार होते हैं, सारी बुद्धि होती है उनके पास, वो सब दिखा देते हैं कि हाँ काम। तो आगे का क्या विचार है? तो रवि भाई, हम आपसे एक बात और जानना चाहते हैं लास्ट में कि सामान्य सीट आएगी तो चुनाव आप किस मुद्दे पर लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? स्पष्ट बताना, क्योंकि इस वीडियो को आपके ग्राम सभा की जनता भी देखेगी, आपके परिवार के सदस्य, मतलब समाज देखेगी और जानना चाहिए, क्योंकि आपका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है समाज के। देखिए, चुनाव जैसा पिछली बार हमने चुनाव लड़ा था, ये मेरी पर्सनल इच्छा नहीं थी। कुछ घर वालों से डिस्कस करने के बाद, अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बाद, कुछ समाज के लोग, ग्राम सभा के लोग के कहने पर हमने चुनाव लड़ा कि जो चीजें ग्राम सभा में जो विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत सारे प्रधान हुए, कुछ लोग रिपीट हुए, नहीं कर पाए, उनको मौका मिला। ये सब सोचकर, और मेरे पास टाइम भी था, कोरोना का समय था, उपलब्ध थे, तो चुनाव की हम लोग मैदान में आए। अगर इस बार सीट आती है तो जरूर, अगर गांव के लोग सोचेंगे कि हाँ चलो पिछली बार तुमने रिजल्ट देखा, बिल्कुल हमारे मुद्दों के बारे में लोगों को पता चला, बिल्कुल अब पिक्चर क्लियर है कि किस उद्देश्य के साथ पिछली बार रवि चुनाव में आए थे। अगर उनको लगता है कि हाँ ये बंदा कुछ अलग तरीके से काम कर सकता है, गांव की दशा को और बेहतर कर सकता है, कहने के लिए तो जितने प्रधान हुए वो तो जस्टिफाई करेंगे ना कि यार हमारे टर्न में हमने 5 साल काम किया, इतना बजट आया, क्योंकि गांव को समझाने के लिए उनके पास बहुत सारी बातें होती हैं, बिल्कुल, तो इतना ही बजट आया इसलिए इतना काम। ये काम अब किसी ने नहीं किया, ठीक है। उसके पहले की अगर अपनी ग्राम सभा की तुलना किसी और ग्राम, जैसा हमने आपको उदाहरण दिया था कि अगर आपको देखना है तो आप दूसरों से भी तुलना करिए, राइट, कि वही ग्राम पंचायत, आप जैसी ग्राम पंचायत कोई और ग्राम पंचायत होगी ना जो आदर्श गांव में तब्दील हुई होगी और बढ़िया व्यवस्था के साथ, वहां पर रोड, नाली, खड़ंजा और भी जो आवश्यकता है, जो प्रधान के अंदर चीजें आती हैं, वो कर सकता है। आप उससे तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं अपनी ग्राम सभा बहुत पीछे रही। ना तो वहां पर पानी निकासी की व्यवस्था, ना तो रोड, खड़ंजा। धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए, क्योंकि ये जो युग चल रहा है, संसाधन उपलब्ध हो गए, पहले संसाधन नहीं था, अब सारी व्यवस्थाएं हैं, जिस रफ्तार से काम होना चाहिए, जिस गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए, मुझे लगता है कि नहीं हो रहा है। बस वही लूट लपेट वाला काम चल रहा है। अच्छा, 2 चीजें और हैं, जैसे आपके हिसाब से ग्राम सभा में 2 चीजें कौन सी ऐसी हैं जो बहुत जरूरी है लोगों के लिए, जो ग्राम सभा में होनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात, सबके घर से निकलने के लिए एक पक्का रास्ता होना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं उदाहरण तौर पर बताऊं तो ऐसी ग्राम सभाएं हैं जो बहुत ग्रसित हैं, और मुझे लगता है कि अपनी भी ग्राम सभा है। ये जरूर हो सकता है कि हाँ आपके पास रास्ता निकलने के लिए, लेकिन पक्का नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा कि पक्का रास्ता की आजकल जरूरत कितनी है, क्योंकि बरसात में अगर मान लीजिए गाड़ी अगर आपके घर तक नहीं जा सकती है, क्योंकि जो समय चल रहा है, मान लीजिए आपके घर में कोई पेशेंट हुआ और वो चल के नहीं जा सकता है रोड के बाहर, अगर गाड़ी आपके घर नहीं जा सकती है, बारिश का महीना है, गाड़ी फंस जाती है, तो हो सकता है पेशेंट गाड़ी ना पहुंचने की वजह से दम तोड़ दे। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि रास्ता गांव में होना बहुत जरूरी है, हर घर तक रास्ता होना बहुत जरूरी है, ताकि कभी कोई ऐसी असुविधा ना हो। बिल्कुल। ये घटनाएं ऐसी रोज घटित नहीं होती हैं, साल भर में, 2 साल में, 3 साल में, जब आप कहीं और भी देखते हैं तो आपको लगता है यार ऐसी समस्या तो मेरे गांव में भी हो सकती है। तो वैसी समस्या किसी के साथ ना हो, किसी परिवार के साथ ना हो, उसकी वजह से किसी की हानि ना हो, ये जो ग्राम प्रधान का उत्तरदायित्व है। देखिए, वोट लेने के लिए प्रधान क्या कहता है कि आप हमें वोट दीजिए, आपके घर तक संपर्क मार्ग बना दूंगा, है ना। लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसकी मनोदशा चेंज हो जाती है। सेम प्रधान जीत गया, वोट दिया लोगों ने, विश्वास जताया, अब आपको जरूरत है कि भैया हमारे घर से नाली नहीं जा रही है, हमारा पानी
पानी किस मार्ग से निकलेगा, नाली नहीं है, रास्ता नहीं है, तो प्रधान क्या बोलेगा, भैया फलाने समानों बाटे, उनसे बात कर ले, हमका बनाओ करो, आपत्ति ना। बहुत बहुत बड़ी बात तो बोले। आपत्ति नहीं है। अब बताइए, आप ग्राम प्रधान हैं, आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए कि आप सारी पार्टियों को इकट्ठा करके उनको ये दिला करके कि भैया रोड बन जाएगा तो आपके लिए भी आसानी होगी, आप भी इससे आए जाएंगे। ऐसे गांव में दो तीन जगह ऐसे हैं कि ये जो बात बोले आप कि वो कह रहे थे बनवाए थी ना, फिर उसमें तुम्हारा रोल क्या रहा? बस यही है कि मुझे दस्तखत करना, मैं ग्राम प्रधान हूँ, उसमें आपका रोल क्या रहा? कुछ नहीं रहा ना। वो तो फिर कोई एक व्यक्ति भी काम कर सकता है। अच्छा, मैं 2 चीज और आपसे पूछूंगा। मेरे हिसाब से आपने एम्बुलेंस की चर्चा की थी कि आप जीतेंगे अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो क्या एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे, जो कि हर गांव के लिए? बिल्कुल, मैं पूरे दावे के साथ लिखित, अभी भी हमारा जो घोषणा पत्र था अभी बहुत लोगों के पास कहीं फेसबुक पर, कहीं दीवार में अभी भी चिपका हुआ मिलेगा आपको। ऐसा तो है नहीं कि हमने सिर्फ आपसे बोल दिया, बस लिखित, इसको बोलते ना भैया लिखित में दीजिए, तो लिखित घोषणा पत्र था हमारा, अभी भी लिखा हुआ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर मैं चुनाव में आता हूं, मेरा अपना व्यक्तिगत लाभ, जैसे मुझे कुछ लाभ नहीं चाहिए, मेरा उससे व्यक्तिगत अपना कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है ना। मैं वैसे भी चुनाव हारने के बाद भी लोगों की मदद करता हूँ, जो हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमें याद करते हैं। हो सकता है कि हमारे पास व्यवस्था ना हो, लेकिन हाँ, व्यवस्था उनके लिए मैं करता हूँ, कहीं से भी। अच्छा, एक चीज और है, चलिए एम्बुलेंस की आप व्यवस्था करेंगे, आप जीतेंगे, आप कह रहे हैं, क्या मेडिकल पे कुछ काम हो सकता है क्या? मेडिकल देखिए बहुत बड़ी चीज है। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अगर आजकल गवर्नमेंट भी इस पे बहुत सक्रिय है, आप जिला स्तर पे देखिए तो मेडिकल कॉलेज का काम हो रहा है, अस्पताल से। जैसे देखिए, कुछ जैसे गांव में, समाज में बहुत बड़ा इलाज तो नहीं हो सकता, एक छोटा सा बुखार जुखाम ये ऐसे वैसे, कि जो व्यवस्था अगर कुछ ऐसी हो कि ग्राम सभा की जनता को फायदा मिले, ऐसा कुछ संभव है? आपको मतलब कि देखिए, आप, मुझे लगता नहीं है कि वो प्रधान अस्पताल खुलवा सकता है, लेकिन या उसके बारे में कुछ सोच सकता है कि हाँ, जो भी क्लिनिक वहां पर आसपास हो, आसपास, उस पर मतलब वो व्यवस्था दे सकता है कि हाँ, उचित व्यवस्था हो जाए। सबसे बड़ी बात मुझे लगता है कि अगर आप एम्बुलेंस की व्यवस्था करते हैं और कोई पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में है, तो आसानी तक जो नजदीकी अस्पताल हो वहां तक पहुंच सके। देखिए, आजकल लगभग सबके पास गाड़ी है, बहुत कम परिवार ऐसे हैं जिनको मतलब की आवश्यकता गाड़ी की है। अगर उनके लिए व्यवस्था हो, 2 व्हीलर तो सबके पास है, लेकिन हाँ, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं 2 व्हीलर से नहीं जा सकते। अगर आप 2 व्हीलर से जा रहे हैं, इसका मतलब कि आप ठीक ठाक स्थिति में आप बच सकते हैं। लेकिन बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि आप समझ लीजिए, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको सीरियस उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। अस्पताल आसपास बहुत सारे हैं, जैसे ब्लॉक स्तर पे भी अस्पताल है। हर ब्लॉक, मुझे लगता है कि हर एक ग्राम सभा की दूरी ब्लॉक से 10-5 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होगी। अगर आपके पास वहां तक पहुंचाने की व्यवस्था है, अगर एक ग्राम प्रधान, चलो अपने खाते से मैं बोल रहा हूँ, मैं नहीं बोल रहा हूँ चलो प्रधान को उसमें नहीं आता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आजकल सब प्रधान धन उगाही कर रहे हैं, तो जब इतना कमा रहे हैं तो थोड़ी व्यवस्था ग्राम सभा के हित के लिए भी कर सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, जो सरकार से पैसा आ रहा है, जो सरकार से पैसा आ रहा है उसको तो मैं लगा रहा हूँ, लेकिन ये काम मैं और कर सकता हूँ ताकि किसी को इस वजह से समस्या ना झेलनी पड़े। अच्छा, क्या बताइए, जो स्ट्रीट लाइट लगती है क्या नहीं लगी? इस बार मैं तो नहीं देख रहा हूँ। देखिए, मैं किसी और गांव में गया था, उस गांव में रास्ता बिल्कुल चकाचक था, सबके घर से संपर्क मार्ग जुड़ा हुआ था, हर खंभे में स्ट्रीट लाइट लगी हुई थी, और मुझे लगता है कि एक बैठने की भी व्यवस्था भी उस गांव में थी, सीमेंटेड। आपके ग्राम पंचायत में? मुझे तो नहीं लगता अभी तक हुआ है। अच्छा, ये सवाल पूछना बहुत जायज है। अब देखिए, कोई कुछ भी बोले, लेकिन अन्य ग्राम सभा में अगर ये व्यवस्था प्रधान दे रहा है, इसका मतलब कि आपको अपने ग्राम सभा में ये व्यवस्था करनी चाहिए, और जो मौजूदा प्रधान है उसकी जिम्मेदारी बनती है बैठने के लिए व्यवस्था। अगर दूसरे गांव में हो रही है तो आपके गांव में होनी चाहिए स्ट्रीट लाइट, उससे आपका भी लाभ है, पूरे ग्राम सभा का लाभ है। किसी खंबे में दिख नहीं रही। मेरे हिसाब से अगर जितने खंबे हैं ग्राम सभा में ना लगे तो एक छोड़ के अगर लग जाए तो गांव प्रकाश। ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ जितनी लाइटें आ रही है सारी लगनी चाहिए। अगर वो सारी लाइटें ग्राम सभा में लग जाएंगी, जैसे जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो हर एक खंबे में लाइटें लगी थी, जो बाहर से लोग जाते थे वो बोलते थे कि हाँ यार पूरी चकाचक दिख रही थी, मैं भी जानता हूँ, जगमगा रही थी, अच्छा लग रहा था, सबको अच्छा लग रहा था। जिन्होंने वोट नहीं भी दिया होगा उनको भी अच्छा लग रहा था ना। तो अगर परमानेंट एक लाइट ठीक ठाक खंबे में लग जाती है तो वो ग्राम सभा जो बाहर से रात में दिखने में लगती है, लगता है कि हाँ यार कोई विकसित ग्राम सभा है। तो विकसित ग्राम सभा बनाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारी चीजें बहुत आवश्यक हैं। आजकल रात में भी लोग निकलते हैं, तो ऐसा ना हो कि रात में निकलना है और गली में अंधेरा है। आपके हिसाब से प्रॉपर काम नहीं हो रहा ग्राम पंचायत में?
मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत है। अब अगर 100% पैसा आप धरातल पर लगा देंगे तो अपना कैसे काम करेंगे? अच्छा, कुछ पैसा तो उसमें भी लेना है ना भैया। तो ये सब काम करने के लिए मतलब बहुत बड़ा जिगरा होना चाहिए कि जो भी पैसा गवर्नमेंट से आ रहा है उसको हमें धरातल पर इसमें लगाना है। मेरे हिसाब से आपकी बातों के हिसाब से मेरे हिसाब से लगता है कि इस ग्राम सभा की जनता का भी दोष है, क्योंकि इलेक्शन लड़ते समय जब आपको आपके पीछे, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि जनता के जब चुनाव के दौरान जब एक प्रत्याशी वोट मांगने जाता है तो 1 घंटे 2 घंटे हर परिवार के लोगों के साथ बात करता है और कहता है कि जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान मैं करूंगा, चाहे वो रास्ते की बात हो, चाहे आपके किसी भी चीज को लेकर के वो हाँ करते चले जाता है ना कि मैं इसीलिए आपसे कहता हूँ कि आप कोई भी इलेक्शन हो, विधायकी का हो, सांसदी का हो, प्रधानी का हो, सदस्य का हो, बीडीसी डीडीसी, जितने भी इलेक्शन होते हैं हिंदुस्तान में हो, लेकिन आप अपना जमीर मत मारिए, किसी से पैसे मत लीजिए, किसी से दारू। देखिए भैया, पैसे के आगे सारी कहानी खत्म नहीं। ये लगने लगता है कि 5 साल अपने पास है। देखिए बहुत कम प्रधान होंगे जो ये सोचते हैं कि ये काम मुझे सिर्फ समाज सेवा करने के लिए मिला है, और जो गवर्नमेंट ये धंधा हो गया। मेरे हिसाब से प्रधानी जो है धंधा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप किसी से पैसे नहीं लेंगे तो आप उससे आंख मिला करके बात कर सकते हैं कि आपने काम क्यों नहीं किया। नहीं तो और अगर आप पैसे लिए हैं और मनरेगा का पैसा आप ये सुनिए, जो एक लुटेरा प्रधान भी आंख मिला के बात करेगा। नहीं, आप पैसे नहीं लिए रहेंगे तो आप उससे बात कर सकते हैं। नहीं, उनके पास दुनिया जस्टिफिकेशन रहता है। आप मुझे बताइए, एक प्रधान को आप पकड़िए, सारा डाटा ऑनलाइन है, कैसे जस्टिफाई करेंगे? सब बेशरम है। आप मुझसे पूछिएगा तो बोलेंगे कि भैया कोई आप बिल्कुल इसको वायरल कर दीजिए, आप शिकायत कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 4 अधिकारी और बैठे हैं। बोलने वाले सिर्फ बोलने, अगर सही से उतर जाएगा ना तो बस्ता रख उठेगा। ऐसे ही प्रधान फंसते हैं। जैसे आप पेपर न्यूज में पढ़ते हैं ना कि हाँ 15 साल पहले प्रधान ने घोटाला किया था और उसकी जांच हुई और दोषी पाया गया। तो ऐसा नहीं, जांच तो कभी भी हो सकती है। अगर आपको ये लगता है कि कार्यकाल के दौरान ही शिकायत की जानी चाहिए तभी उसकी जांच हो पाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। वही तो मैं बता रहा हूं। जांच कभी भी हो सकती है। आपने जितना व्यय दिखाया है, अगर वो जेन्युइन नहीं है, अगर उसको फर्जी तरीके से आपने दिखाया है कि हाँ हमने इतना काम किया, इतना लागत आई, तो उसकी जांच कभी भी हो सकती है। अगर आप दोषी पाए गए तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। बताइए कि इलेक्शन फाइनली लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे? फिर से मैं बोलूंगा कि समय आने दो, डिसाइड कर लिया जाएगा कि लड़ेंगे नहीं। साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इलेक्शन अकेले का काम नहीं है। बिल्कुल। और जैसा पिछली बार हुआ, हमने बताया आपको ना कि 50-60 लोग थे, लेकिन बचे कौन? 2-4 लोग। तो वो अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो अकेले के लिए तो काम अकेले के लिए तो है नहीं है कि हाँ चलो बस अकेले झंडा लेके निकल गए। इसमें साथ की जरूरत होती है। तो अगर सब साथ में रहेंगे तो बिल्कुल लड़ा जाएगा, नहीं तो समाज सेवा करनी है अपने लोगों की, वैसे भी किया जाएगा और किया जा रहा है। तो ये इलेक्शन हारने के बाद भी लोग साथ में जो जुड़े हैं, बिल्कुल उनका साथ दिया जा रहा है। तो आप शुरू में मैं बताया था इनका नाम रवि दुबे है, और लेकिन ये बात जो है आप समझिए कि एक 20-25 साल का नौजवान काम किया और इसके अंदर काम करने का जज्बा है, और आगे अगर आप लोग इनके बताने के हिसाब से अगर इनका सहयोग करेंगे तो ग्राम सभा में काम करेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है इनकी बातों से। और रवि भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे अपनी ग्राम सभा की जनता को? नहीं, हमारी ग्राम सभा की जनता बिल्कुल जागरूक है और उन्नति पर अग्रसर है। आप रिजल्ट। तो ये रवि भाई थे, और आप वीडियो देख करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और आपका ये वीडियो कैसा लगेगा कमेंट करके बताइएगा। और आगे एक वीडियो हम शूट करेंगे, क्योंकि अभी समय का अभाव है, हमें भी जाना है। हम आए थे गुड़गांव इनके पास, काफ़ी दिन से मुलाकात नहीं हुई थी, तो मुलाकात भी करने आए थे। तो ऐसे अचानक ही पर्पज हुआ कि कुछ बातें करते हैं, आप तक पहुंचाते हैं बातें। तो एक लॉन्ग वीडियो शूट होगा इनके जीवन के बारे में और सारी बातें होंगी। मेरे दोस्तों, तो आपसे अगले वीडियो में इनके साथ मुलाकात करेंगे। आप लोग बताएंगे फिर से करना है इंटरव्यू, तो ज़रूर करेंगे। और मेरा वीडियो कैसा लगा और रवि भाई के साथ ये इंटरव्यू आप लोगों को कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर करें। और रवि भाई लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपको शुभकामना देना चाहता हूं। जो भी आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप निरंतर मेहनत करिए, जो कि ये आसान काम नहीं है, इसमें मेहनत लगती है। इसके पीछे कितनी मेहनत आप करते हैं इसका एहसास मैं कर सकता हूँ, तो कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपसे जुड़ा हूँ, आपको जानता हूँ। आप पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं।
तो आपको बहुत बहुत शुभकामना, भगवान की कृपा बनी रहे आप पर, जो भी मनोरथ है आपका पूरा हो। बिल्कुल, आप महामाया के आप परम भक्त हैं, आप पर कृपा बनाए रखें। बिल्कुल, देवी माँ आपके ऊपर भी कृपा बनाए रखें। जय हिंद, जय श्री राम।